नमस्ते बच्चों। तो आज हम HCV डिस्कशन करेंगे ऑन चैप्टर वेव्स। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फिर अपन ऑब्जेक्टिव 1 से। तो ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 4 आपने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें साइन स्क्वायर का टर्म यूज किया है। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बातें हम SHM में भी पहले कर चुके हैं। यस, इन वेव्स का स्टार्टिंग का पोर्शन तो SHM के जैसा ही है। तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर को साइन की पावर 1 में कन्वर्ट करना है पहले। तो आप ये सिंपल है, कॉस वाला रिजल्ट यूज कर लीजिए। तो आपको ये आता होगा कॉस ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos 2 theta divided by 2. So I am using this same. So I will get y a into 1 minus cos of twice of this जो थीटा लिखा हुआ है तो डबल हो जाएगा 2kx minus 2 omega t whole divided by 2. So what will you get? You will get y is equal to a by 2 minus a by 2 cos of 2kx minus 2 omega t. So you get y minus a by 2 is equal to minus a by 2 cos of 2kx minus 2 omega t. So this is like y minus y naught, shifting of origin. So this is like y is equal to a sin omega t plus minus kx plus delta. यहाँ पे kx minus omega t है. So definitely this wave is traveling in positive direction. ठीक है, and rest of the things you can find out. अब अपन पता कर सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है। इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आ रहा है भाई a by 2। ठीक है, और इसका जो ओमेगा है, ओमेगा वो एक्चुअली 2 टाइम्स जो ओमेगा अंदर लिखा हुआ है। और क्या पूछा है इसने, ये दो बातें पूछी है। तो ओमेगा पता चल गया, तो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, जो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा बाई 2 पाई, यानी कितना आ जाएगा ओमेगा बाय पाई। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसने भी पूछा है। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा a बाई 2 एंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया जा रहा है कि एक कॉर्क है ना। कॉर्क से आप समझ सकते हैं उल्टा कोन या फिर कोई भी छोटा सा बॉल ले लीजिए, रबर या प्लास्टिक का, is floating in a calm pond, execute simple harmonic motion of frequency nu when a wave generated by a boat passes by it. तो जो बोट है उसके जाने से वेव क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से जो कॉर्क है वो किस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है, न्यू पे। तो आपको बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी वेव की होती है और वही फ्रीक्वेंसी मीडियम के हर पार्टिकल के ऑसिलेशन की होती है। तो जो कॉर्क है वो क्यों ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि वहां बोट से क्रिएट होने वाली वेव ट्रैवल करके पहुंची है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी भी वही होनी चाहिए जो उस कॉर्क के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आंसर इसका न्यू ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 somebody asked. So इसमें बोल रहे हैं वेव पल्स ट्रैवलिंग ऑन ए 2-piece string gets partially reflected and partially transmitted at the junction. Alright, so this is from the reflection and transmission of wave, question number 10. ठीक है, आगे बोल रहा है the reflected wave is inverted in the shape. Now you know रिफ्लेक्टेड पल्स इंसिडेंट पल्स के रेस्पेक्ट में इन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन मस्ट हैव हैपेंड फ्रॉम डेंसर बाउंड्री। इसका मतलब इंसिडेंट पल्स रेयरर में ट्रैवल कर रही थी और रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, डेंसर से, फॉर दिस स्ट्रिंग वेव्स। यस, तो आपको पता है कि रेयरर मीडियम का मतलब है वहां पे स्पीड वेव की ज्यादा होगी, डेंसर मतलब स्पीड कम। तो दिस इज योर इंसिडेंस पल्स। ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स लाइक दिस इज रिफ्लेक्टेड पल्स, it is incident and this is reflected, and some part of energy would have translated here. This is translated pulse. ठीक है, so definitely what we will say कि जो reflection है वो कहाँ से हुआ है, denser boundary से। so we'll be writing V2 जो है आपका, यहाँ पे इन्होंने डैश यूज किया है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ये इंसिडेंट वाला V है और रिफ्लेक्ट होने वाला जहां से हुआ है वो V डैश है। तो अपन लिखेंगे फिर कि आपका जो V डैश है वो छोटा होना चाहिए V से, डेंसर साइड में स्पीड कम होती है और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, और v इक्वल टू एफ लैम्डा जो रिलेशन है उसके हिसाब से f तो सेम ही रहेगी दोनों मीडियम में। तो जैसा v फॉलो कर रहा है वैसे ही कौन फॉलो करेगा, लैम्डा। तो आप बोल सकते हैं कि लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से कम होगा, यानी ट्रांसमिटेड पल्स की जो वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट पल्स की वेवलेंथ से कम होगी।
ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12th. So in question number 12, it is saying two wires A and B have identical geometrical constructions. Identical geometrical construction मतलब we can say their length are same, their area of cross sections are same. So both the wires you have, this is say one of the wires. तो इसका जो area of cross section है और ये जो length है वो same है उनकी. ठीक है, अब एक वायर A है भाई और दूसरा वायर B है. दूसरा वायर B है जिसका भी area of cross section and length same है. This is wire B. ठीक है, अब उनके रिस्पेक्टिव यंग्स मॉड्यूलस डिफरेंट है. ठीक है, और डेंसिटीज डिफरेंट है. यस, इट इज नॉट सीइंग सेम मटेरियल, इट इज जस्ट सीइंग सेम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. एंड इट इज आखिरी में पूछ रहा है ट्रांसफर सिग्नल स्टार्टेड एट वन एंड टेक्स टाइम t1 टू रीच द अदर एंड फॉर A एंड t2 फॉर B. तो यहाँ पे कोई एक पल्स भेजी गई जो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेती है t1 और यहाँ पे लेती है t2. तो डेफिनेटली आप t1 लिखें या t2 लिखें तो t1 होगा L by v1 और T2 होगा L by V2. ठीक है, तो इसने मुझे T1 और T2 को कंपेयर करने के लिए बोला है कि T1 बड़ा है T2 बड़ा है एंड सो ऑन. यस, सो आई कैन जस्ट राइट T1 by T2 जो कंपेयर, सो इट विल बी V2 by V1. नाउ हाउ टू राइट स्पीड of impulse on string? It is root of T by mu. Yes, so now इसमें एक और बात दी गई है that both are stretched from their natural length by same स्मॉल अमाउंट. तो यहाँ पे जो टेंशन है बच्चों वो कहां से मिलेगी अपने को? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर से. तो टेंशन कैसे लिखेंगे आप? तो आप ऐसे लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस को लिखेंगे इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और ऐसे लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. सो यू विल बी राइटिंग टेंशन एज y इनटू डेल्टा, और kx जैसे भी लिख सकते थे आप, y बाय l अगर आपको याद है इफेक्टिव. ठीक है, डिवाइडेड बाय yes, that's it. So this is how you will be writing the tension and mass per unit length. density involve करना है आपको, है ना? तो मैं लेक्चर के टाइम पे भी बताया था, एक तो इसे m by l लिख सकते हैं अपन और दूसरा इसे लिख सकते हैं rho into a, density into area of cross section. So what will be v is root over t by mu. तो आप देख पा रहे हैं कि t में कौन कौन से टर्म कैरी कर रहे हैं यहाँ पे अपन, y area of cross section डेल्टा l divided by l, और साथ में म्यू में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, रो एंड ए. सो गाइस ए गेट्स कैंसल्ड एंड आपका जो v है स्पीड y के टर्म्स में कितनी आ जाती है, y इंटू डेल्टा l डिवाइडेड बाय l इंटू रो. ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट. अब इसमें से कौन कौन से फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं? सेम एलोंगेशन है तो डेल्टा l कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, l सेम है तो y एंड रो ही रिस्पॉन्सिबल है. फिर देखिए आपके पास v1 by v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी. v1 by v2 की जो वैल्यू है इट विल बी रूट ओवर y1 by रो1 और ये उल्टा हो जाएगा रो2 by y2. सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग हियर. तो आप लिख दीजिए t1 by t2 जो आपको मिल रहा है इट इज रूट ऑफ, अब इसने a b दिया है तो a b लिख लीजिए, 1 की जगह a लिख लीजिए. सो y है इंटू रो b डिवाइडेड बाय this yb into row a. And to compare, it has given this thing that ya is greater than yb and also given as rho a is greater than rho b. So guys, can you say here कि ya into rho b will be greater than yb into rho a or otherwise? No, you cannot say. हाँ, अगर ये रेशियो ऐसा आता ya rho a yb rho b तो फिर हम यहाँ से बोल सकते थे. तो फिर आंसर क्या आएगा? इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, क्योंकि यहाँ से इनके रेशियो के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता है. बट दिस क्वेश्चन इज ए गुड मैसेज फॉर अस कि आप स्पीड्स को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वायर की यंग्स मॉड्यूलस के टर्म्स में. ठीक है, ऑलराइट. तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1. ओके, एंड आई होप सभी लोग एचसी भी सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो लेक्चर्स देखने का कोई मतलब नहीं है, है ना? और अगर कोई लेक्चर देखना बंद कर दिया है ड्यू टू वट एवर रीजन, देन यू आर मेकिंग योर लॉस, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में नहीं पढ़ाई जाने वाली हैं, टाइम भी नहीं होगा. सो फॉलो करिए वेदर यू लाइक इट और नॉट. सो नेक्स्ट is question number 13. Consider two waves passing through the same string. All right,
Principle of superposition for displacement says that the net displacement of particle on the string is sum of the displacement produced by two waves. Yes, I agree. ये तो definition है उसकी. Suppose we state similar principle for net velocity of particle and the kinetic energy of the particle. Yes, guys, see, what is velocity? Velocity is rate of change of position, है ना? So you can rewrite del y by del t. So as y follows this principle of superposition. You write y as y1 plus y2. So del y by del t will also follow this principle of superposition. You'll be writing del y1 by del t plus del y2 by del t because differentiation summation में ऐसे ही split होता है. तो yes, so velocity, overall velocity can be written as vector sum of v1 and v2. We have no problem as such, yes. But what about problem of kinetic energy? Kinetic energy is not half, it is half mv square. So can as v is equal to v1 plus v2, can you write like half of m v square is half of m v1 square plus half of m v2 square? No guys, it will be wrong because v is equal to v1 plus v2 but not v square equal to v1 square plus v2 square. So kinetic energy will not follow principle of superposition. However, velocities will follow principle of superposition. So you can find the answer. Next is question number 14. Two wave pulses travel in opposite direction on a string and approach each other. Alright, the shape of one pulse is inverted with respect to other. Then options दिए हुए हैं हमें कुछ, हमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है. यस, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है pulse will collide with each other and vanish after collision. So that's the biggest difference between particle and wave. मैंने आपको जब सुपरपोजिशन स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था कि जब दो पार्टिकल टकराते हैं तो टकराने के बाद कैसे भी जा सकते हैं, पर वेव्स में एज सच कोलिजन का फिनोमेना नहीं होता है. ठीक है, तो मुद्दा यह है कि वेव्स जब एक साथ एक ही लोकेशन पे पहुंचती हैं, ठीक है, तो वहां शेप कैसे डिटरमाइन होती है? उनके सुपरपोजिशन से. पर जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है तो फिर से वो वैसी ही रहती है जैसी कि क्रॉस करने से पहले होती है. ठीक है, तो उनमें कोई चेंजेस, दे पासेस एज इफ the other wave was not present there. All right, that's the idea of superposition. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में? The pulses will pass through each other and without any change in their shapes. All right. Well, question number 15. Somebody has asked, two waves of equal amplitude and equal frequency travel in same direction in a medium. The amplitude of resultant wave is I'm sorry, मैंने 16 पढ़ दिया, 15 देखना है. Two periodic wave of amplitude A1 and A2 pass through a region. ठीक है, और दिया है मुझे this A1 is greater than A2. This is given to me. Now difference in maximum and minimum resultants. You know the A max constructive interference के केस में होता है, क्या होता है? Summation of A1 and A2 and A min वो होता है बच्चों difference. क्या होता है? अब इसका रहता है mod. अब आपको क्या दिया हुआ है? A1 is greater than A2, तो इसके मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? A1 माइनस A2. अगर A2 ग्रेटर देन A1 होता तो मॉड की वैल्यू आती है A2 माइनस A1. ना तो आप समझते ही हैं. अब उसने पूछा क्या है आपसे? A max माइनस A min, तो वो क्या आ जाएगा? आप इनको सब्ट्रैक्ट करिएगा ना फटाफट. बच्चों वाला सवाल है फिर तो, है ना? 2A2 आ गया. चलो अगला डाउट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ ऑब्जेक्टिव 1. So let's talk about question number 19. Tuning fork of frequency 480 Hz is used to vibrate a sonometer wire having natural frequency 240 Hz. एक बात क्लियर समझ लीजिए आप कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज अनदर नेम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी which can produce standing wave in this. ठीक है, इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंसीज रहेंगी तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होगी. दैट्स इट, इट विल बी अ ट्रैवलिंग वेव. आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके. सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सभी की फिक्स होती है. सपोज मैंने इस रूम के एक एंड से दूसरे एंड तक एक वायर बांध दिया टाइट करके, तो उस वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई. उसकी फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, ऑल आर फिक्स्ड यार. ठीक है, हाँ. अब बात यह है कि वो उसमें वो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स वो फ्रीक्वेंसी रखता है कि नहीं. अगर सोर्स कोई और फ्रीक्वेंसी रखता है तो वो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेगी जो सोर्स की है, पर हाँ वो फ्रीक्वेंसी वायर में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी. तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए वो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए. बट ऑलवेज रिमेंबर
frequency of a wave is nothing but frequency of the source producing the disturbance. So this is the logic which applies to all the three questions which you have asked 19, 20 and 21. So जो frequency tuning for की है वही frequency आपकी string में होगी. So I think you can understand this. 480 पहले का भी आएगा आंसर, 480 दूसरे का भी आएगा. एंड 21 में भी वही है कि ट्यूनिंग फॉर 416 पे है, बोला लेंथ लेवल कर दी, एक फलाना डिमका कुछ भी कर दिया, यानी मीडियम का प्रॉपर्टी बदल दिया आपने कुछ, तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, जैसे मेरे पास अगर एक सोर्स है और वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रखता है, मैं यहाँ पे वेव प्रोड्यूस करूँ या किसी दूसरे मीडियम में जाके प्रोड्यूस करूँ, 10 हर्ट्ज ही रहने वाली है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो ऑन दिस आइडिया नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर 19 बट 19, 20 एंड 21 कैन बी आंसर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए अब बढ़ते हैं अपन ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ. ऑब्जेक्टिव 2, द फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो ये वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव किधर ट्रैवल कर रही है? जेड एक्सिस में. अब डेफिनेटली ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो वेव ट्रैवल के परपेंडिकुलर होना चाहिए. यस और नो? और ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन. ठीक है, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस जिसमें की वेव ट्रैवल कर रही है. सो अब पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर सकते हैं भाई? इस प्लेन में किधर भी कर सकते हैं. बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड एक्सिस में है, पार्टिकल को जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करना है, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, इवन एनी लाइन इन एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे कि particles of medium must move in xy plane. All right. Yes. Question number 3 is about polarization. So polarization, just मैं ये डिस्कशन के बाद जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा पोलराइजेशन क्या है, और आप आसानी से कर पाएंगे फिर ये क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं. फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5, ए वेव मूविंग इन ए गैस. ओके, देयर इज ए डीप अंडरस्टैंडिंग इनटू दिस क्वेश्चन. इसने सिर्फ दिया वेव ट्रैवलिंग इन द गैस. अब देखिए गैस, दो टाइप की वेव मैंने आपको बताई है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम. एक मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं. अगर मैं मैकेनिकल वेव की बात करूं तो मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, और दो टाइप की मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ट्रांसवर्स वेव्स के लिए शेयर स्ट्रेसेस कंपलसरी, शेयर स्ट्रेसेस मीडियम को विस्टिंग करना आना ही चाहिए. जबकि हम देख पा रहे हैं कि गैसेस में ना तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ सकते हैं ना ही शेयर स्ट्रेसेस आ सकते हैं. यस, सो गैसेस मीडियम में कौन सी वेव ट्रैवल नहीं कर सकती? ट्रांसवर्स. गैसेस में सिर्फ कौन सी वेव ट्रैवल कर सकती है? लॉन्गिट्यूडिनल. आउट ऑफ विच पार्ट? मैकेनिकल वेव पार्ट. बट इफ यू गो टू नॉन मैकेनिकल, उसके लिए गैस, लिक्विड, इवन वैक्यूम कोई मैटर नहीं करता, तो वो एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर H3 में दिया गया है, दे हैव कंसीडर्ड, यहाँ पर उन्होंने जो वेव लिखा है इसका मतलब है मैकेनिकल वेव उनके लिए. ठीक है, तो मैकेनिकल वेव गैस में जा रही है तो वो वेव कौन सी होगी? तो आंसर इज लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव गैस से पास नहीं कर सकती, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल पास कर सकती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव. तो अगर हम जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि वेव मे बी लॉन्गिट्यूडिनल और मे बी ट्रांसवर्स. यस, बट फ्रॉम मैकेनिकल वेव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आंसर सिर्फ आएगा दैट वेव मस्ट बी लॉन्गिट्यूडिनल. तो यहाँ पे दे हैव आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैकेनिकल वेव. ठीक है, एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड. ठीक है, सो दे विल क्लियरली मेंशन वेदर इट इज मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बोथ. लेट्स मूव. Question next is asked is question number 10th. I don't know who have asked this question. Basically, this is simply based on the definition and the properties of standing wave. So I would like you to just go through the properties of standing wave. जो मैंने आपको लिखवाया है, I've compared standing wave with traveling wave. ठीक है, तो I assume that you have made notes and you can go and check what are the properties, and you'll definitely get answer of question number 10. So these were your objective 1 and objective 2.
वन मोर थिंग मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप शॉर्ट आंसर्स भी करिए, ट्राई करिए, ठीक है। और maybe tomorrow I want to keep a session with you all on Zoom, just to I'll talk about few points there. So I'll tell you the timings and the meeting ID of Zoom. So I'll talk there only कि हम क्या प्लान कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर्स भी आप करिए, जो आपको ऑब्वियस से आंसर्स लग रहा है यस दिस इज ओके, आपको कोई चैलेंजिंग लग रहा है तो अपने ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, पर पढ़ते रहे, दैट्स द नीड। देन आई एम मूविंग टू एक्सरसाइज ऑफ वेव्स एंड द फर्स्ट क्वेरी। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट 20 और 25 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद मैंने आपको फर्स्ट 25 ही दे दिए हैं मैंने आपको। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले दिए थे जब हम वेव्स कंटिन्यू कर ही रहे थे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ था। और उस टाइम आप लोगों ने ग्रुप पे मेरे से कुछ डाउट्स भी पूछे थे, बट आई अगेन रोट इन द व्हाट्सएप मैसेज देयर कि आपको वापस से डाउट्स पूछने हैं। तो ओनली 2 or 3 हैव आस्क्ड टू मी, लाइक क्वेश्चन नंबर 16, 20 and 22 आर बीन आस्क्ड टू मी फ्रॉम दिस 1 to 25 group. So I don't know why, maybe you have solved, that's a good thing. But if you haven't, then you must have asked. But anyway, so I am taking question number 16. So, see. Question number 16. Now we are talking about exercise. तो इसमें मुझे कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि लीनियर मास डेंसिटी मुझे म्यू दे दिया गया है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, मुझे टोटल लेंथ दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, एंड इट्स ए स्ट्रिंग डायग्राम भी उसने मुझे दिया हुआ है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ट्रायंगुलर वेव, एक साइड रिंग है स्मूथ, ठीक है। सो इट्स ए स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर एंड, एंड मुझे लेंथ वगैरह दी गई, तो सेंटर से इसकी जो लेंथ है वो मुझे 20 सेंटीमीटर दी गई है, और डेफिनेटली ये वाली लेंथ फिर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिस इज ट्रैवलिंग टू द which move towards the ring, it is moving towards the ring, so I consider this as the t equal to 0 moment. Few things are asked to us, well, and मुझे v भी दे दिया इसने, स्पीड भी दे दिया, तो मैं स्पीड यहीं लिख देता हूं। तो इसने स्पीड ऑफ पल्स दिया है मुझे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट, इफ आई कैन रीड, इज assume that the wave is reflected from ends without loss of energy. Find time taken by string to regain its shape. Well, the first question is कि यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी देर बाद स्ट्रिंग वापस ऐसे ही दिखेगी। तो इफ आई एम मेकिंग ए वीडियो, ठीक है, और ये पल्स ट्रैवल कर रही है, हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, तो इस वीडियो में कितनी देर बाद स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे ही मुझे दिखाई देगी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से तो ये जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी, हम एज्यूम कर रहे हैं रिफ्लेक्ट होने में से कोई टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसी दिखेगी, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड में रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो अपनी ज्योमेट्री चेंज नहीं करती, ऐसी दिखेगी आपको। और यहाँ पहुंचने में से टाइम कितना लग जाएगा, तो ये इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसे 20 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है बच्चों। तो ये जो T1 जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई V, जो कि V भी 20 है, तो कितना टाइम लग गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड उसे यहाँ पहुंचने में लगा, फिर ये ट्रैवल करेगा यहाँ से, और ट्रैवल करेगा, एंड वेयर विल इट बी, ठीक है। सेंटर टू सेंटर ही चल रहा है अपन, तो यहाँ पहुंचने में वापस ये कितना ट्रैवल करेगा 20 सेंटीमीटर, तो इसे मैं T2 बोल रहा हूँ। तो ये फर्दर कितना सेकेंड ले लेगा बच्चों 1 सेकेंड, क्योंकि कितना ट्रैवल किया है। तो ओवरऑल यहाँ पहुंचने में 1 सेकेंड और ले लिया उसने, तो इसे मैं लिख दूंगा 2 सेकेंड्स। यस, दीज आर इंस्टेंट्स, t equal to 0 instant, t equal to 1 instant, t equal to 2, ठीक है। डोंट वरी अगर आपको लग रहा है ये पोर्शन लेंथ नेग्लेक्ट क्यों कर दिया, सो यू मे कंसीडर दिस एज लाइक दिस, तो इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लीजिए। So this is t equal to 2 second. Answer of your first part. Second part ये बोल रहा है हमसे the
शेप ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस पीरियडिकली विद टाइम, फाइंड दिस टाइम पीरियड। यस, तो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है वो अपनी शेप बदल रही होगी पीरियडिकली। तो मैं इसी को t इक्वल टू 0 लेकर चल रहा हूं, तो यहां पहुंचने में मुझे कितनी देर हो गई भाई, t इक्वल टू 2। और यहां जब पहुंचेगी पल्स, है ना, पल्स जब यहां पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे, तो उसे कितना टाइम लगेगा भाई, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं जस्ट। तो इसे टाइम लग जाएगा t3, और ये कितना ट्रैवल करना था उसे, 10 सेंटीमीटर, स्पीड कितनी है 20, सो 0.5 और लगेगा, यानी इसे कितना टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड्स टोटल फ्रॉम हियर टू हियर। अब ये अराइविंग पल्स है, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, ये इन्वर्ट हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इन्वर्ट, ठीक है, और इन्वर्ट होके वो यहां पहुंचेगी, ठीक है। और ये जो इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट कितना टाइम और लगेगा, t4, 0.5 सेकेंड्स और लगेंगे, तो यहाँ कब पहुंचेगी 3 सेकेंड्स के बाद। तो इफ आई जस्ट लुक इनटू द वीडियो, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 पे स्ट्रिंग की शेप एग्जैक्टली क्या हो गई, इन्वर्ट। इसके बाद एग्जैक्टली 3 सेकंड बाद स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी, ऐसी, फिर 3 सेकंड बाद ऐसी, फिर 3 सेकंड बाद ऐसी, फिर ऐसी। तो ये टाइम पीरियड कितना आ गया इसके शेप बदलने का, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर पार्ट 2। पार्ट 3, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। आई डोंट थिंक ये किसी का डाउट होगा, क्योंकि ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो v क्या होता है आपका, रूट ऑफ t बाई म्यू। तो इसने मेरे से पूछ लिया है यहाँ पर टेंशन, तो देख लीजिए भाई, टेंशन हो जाएगी म्यू v स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, यू हैव म्यू, यू हैव v। तो ऐसा यूनिट्स में ले जाना है आपको, तो म्यू की जगह पुट करिए 0.5, ग्राम की जगह 10 टू द पावर -3, सेंटीमीटर की जगह 10 टू द पावर -2 इंटू वी का स्क्वायर, सो 20 इंटू 10 टू द पावर, मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो -2, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, इवेल्युएट एंड यू विल हैव योर आंसर इन न्यूटन्स। तो दिस इज योर पार्ट नंबर C. All right. Question number 20. Let's see. में बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर weighing 10 ग्राम is attached to a spring at one end and to a fixed wall at the other end. All right. The spring has a spring constant of 160 Newton per meter and is stressed by 1 centimeter. ठीक है. If a wave pulse is produced on the string near the wall, how much time will it take to reach the spring? तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है और आखिरी में एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहां से there is a spring. ठीक है, स्ट्रिंग सिर्फ यहां तक ही है, ठीक है। स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन x है, तो आप टेंशन फटाफट निकाल सकते हैं kx से, ठीक है। नंबर्स हम लिख लें क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूं, मुझे लेंथ दी हुई है, लेंथ स्ट्रिंग की है, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे मास ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है बच्चों, है ना, ये मास ऑफ स्ट्रिंग, यानी यहां से लेकर यहां तक का मास दिया हुआ है, वो कितना है, वो है मेरे पास 10 ग्राम, ठीक है। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है 160 न्यूटन पर मीटर, और मुझे स्ट्रेचिंग इन स्प्रिंग दी हुई है 1 सेंटीमीटर। दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव। ये पूछ रहा है कितनी देर बाद ये स्प्रिंग पहुंच जाएगी, तो यहाँ मैंने कोई छोटा सा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, तो बोल रहे हैं यहाँ कब पहुंच जाएगा वो डिस्टर्बेंस। तो सीधी सी बात है, हम मान लेते हैं t सेकेंड्स में पहुंच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा l बाई वी और l बाई रूट ऑफ t बाई म्यू। यस, यू विल बी राइट, l म्यू बाई t, और म्यू को क्या लिख देंगे, t को लिख देंगे आप kx। Now you just need to put the values with proper numbers, तो मैं पुट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। तो l दी गई है 40, सो इसे लिख दीजिए 40 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर रूट ऑफ mu, which is not given to me, but मैं इसे m और l के टर्म्स में कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि l एक ही बार रखना पड़ेगा अपने को। So I'll have mu को लिखेंगे m by l kx, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ ml by kx. It is much better to put the values. तो mass is 10 gram, so 10 into 10 to the power -3 into length 40 centimeter, 40 into 10 to the power -2
divided by, you have k which is 160 and x which is 1 centimeter, 10 to the power minus 2. We'll have this number in seconds. So this much time it will take to reach the other end. Alright. Now somebody has asked 22. 22 में मुझे एक अरेंजमेंट दिया गया है और पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली. ठीक है, सो हियर वी हैव पुली एंड दिस इज द फ्लोर. स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है. देयर इज अ ब्लॉक व्हिच इज हैंगिंग हियर एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 kilograms and this is fixed here. Alright, now मुझे दिया गया है ये जो डिस्टेंस है भाई ये 2 मीटर दिया गया है और ये जो डिस्टेंस है ये 0.25 मीटर दिया गया है. ठीक है, 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाए तो वो यहाँ कितनी देर में पहुंचेगा. तो कोई बात नहीं, अपन लिख देंगे. एक तो अपन इसे ऑलमोस्ट मासलेस स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये 2 kg के कंपैरिजन में इसका मास सिर्फ 4.5 ग्राम है. यू कैन फेयरली नेग्लेक्ट दैट. यस, सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ऑफ पल्स इज कांस्टेंट. तो आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा टाइम फ्रॉम हियर टू हियर. यू कैन राइट दिस एज 1, दिस एज 2. सो टाइम फ्रॉम 1 to 2 it will be just root of 2 divided by not root, sorry, 2 divided by v. और v कैसे लिखा जाएगा? root of t by mu. Yes, and t is nothing but mg. स्ट्रिंग का सेल्फ वेट आप निग्लेक्ट कर रहे हैं इस कैलकुलेशन में, तो mg का मतलब आ जाएगा 2 into g divided by this mu which is m by l. If I go to the mass, तो मुझे mass of entire string दिया है बच्चों. तो mass of entire string दिया है तो length of entire string लेनी पड़ेगी मुझे mu निकालने के लिए. So just वहां गलती ना करें. तो आपको मास दिया है 4.5 ग्राम. सो 4.5 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय आपको लेंथ टोटल रखनी पड़ेगी 2.25 मीटर्स. नाउ आई अज्यूम मैं g की वैल्यू भी रख दे रहा हूं यहाँ पे 10. यू जस्ट कैलकुलेट दिस v, पुट इट देयर, यू विल हैव योर आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 26. तो 26 और 22 में अंतर इतना ही है. 26 में एक हैवी यूनिफॉर्म रोप है जिसके मास को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कैलकुलेशन ऑफ टेंशन. वेल, सो लेट अस कंसीडर वी हैव अ रोप हियर. ठीक है, इस रोप की लंबाई L है. ठीक है, इस रोप की लंबाई L है और कुछ मुझे नहीं दिया है. ओके, तो इससे मिलता जुलता, यानी ये आइडिया तो मैंने आपके साथ क्लास में फॉर श्योर डिस्कस किया है. ठीक है, पर इसका सी पार्ट बस थोड़ा सा डिफरेंट है जिसे आप काइनेमेटिक्स से हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस एंड्स टू बी CD से स्ट्रिंग. अब हमसे पूछ रहा है पहला, राइट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड. तो डेफिनेटली व्हाट इज v इज रूट ऑफ t by mu. तो हाउ टू राइट t? यू जस्ट टेक any distance x from here और यहाँ पे आपको टेंशन चाहिए. you know it, yes, NLM के लिए एकदम बच्चों की बात है ना. तो इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए फटाफट. तो इस पार्ट का अपना सेल्फ वेट कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एक्स इंटू जी, वही m by l. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी टेंशन. ये अपना x वाला पार्ट है, तो टेंशन की वैल्यू सीधी सीधी म्यू एक्स जी आ गई. तो भाई ये बताओ v कितना आ जाएगा एट दिस पॉइंट जब पल्स यहाँ पहुंचेगी? v एट दैट पॉइंट विल बी सिंपली रूट ऑफ xg. म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया आपका पहला पार्ट. फिर दूसरा है आपके पास, इफ द रोप इज गिवन ए सडन साइडवेज jerk at the bottom, how long will it take for the pulse to reach the ceiling? So again not a problem. अगर मैंने यहाँ पे कोई पल्स प्रोड्यूस की, ठीक है, कोई पल्स यहाँ पे प्रोड्यूस की, तो वो यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंच जाएगी? तो ये t इक्वल टू 0 है, मान लेते हैं कैपिटल T में यहाँ पहुंच जाता है. पर वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है तो डायरेक्ट नहीं लगेगा फॉर्मूला. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं. आप v को फटाफट dx by dt लिख लीजिए, which is root over x by root xg. बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया सॉल्व. dx by is equal to root of g
dt इंटीग्रेट, एंड इंटीग्रेशन में 0 से कैपिटल T जाएगा और x 0 से L जाएगा, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की बार -1/2, 1 -1/2 1/2, so I'll have 2√x with 0 to L, एंड ये तो रूट ऑफ g मल्टीप्लाइड विद t, तो मुझे t चाहिए, तो t आ गया मेरे पास 2 रूट ऑफ L/g। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया द टाइम इन विच इट विल रीच फ्रॉम D to C। अब इसका थर्ड पार्ट जो कि डिफरेंट था, इतना तो शायद मैंने क्लास में आपको करवाया था। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन द जर्क। ठीक है, तो बॉटम एंड को जब जर्क दिया गया उसी टाइम पे एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो भाई पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना रहेगा, डाउनवर्ड g। अब जाना पड़ेगा अपने को काइनेमेटिक्स से, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पल्स भी निकालना पड़ेगा। ऐसा पल्स एनर्जी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, पर हम काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात कर सकते हैं। तो आपको v क्या मिला है भाई, रूट ऑफ xg, तो एक्सेलरेशन ऑफ, ये तो पार्टिकल है, p फॉर पार्टिकल यूज किया है, मैं वेव w यूज कर ले रहा हूं, सो इट विल बी x का फंक्शन है तो v dv/dx से जा सकता है अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ xg इंटू dv/dx। तो एक तो रूट g तो रहेगा, रूट x का x के 1/2 रूट x हो जाएगा, एंड द गुड थिंग वी कैन चेक इज इट इज कमिंग g/2। सो ये पार्ट भी कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में कि दिस पल्स will move with a constant acceleration, so this is the acceleration of wave which is traveling upward, this is upward। ठीक है, D to C। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर C से प्रोड्यूस करूं और D पे भेजूं तो ये एक्सेलरेशन डिफरेंट आ जाएगा, तब भी कितना आएगा बच्चों, g/2 डाउनवर्ड। पल्स का मतलब ऐसा नहीं है उसमें mg लग रहा है तो g एक्सेलरेशन नीचे आएगा, इट इज एनर्जी। सो ये पल्स कितने से जा रही है आपके पास, g/2 से ऊपर जा रही है। अब और ये एक्सेलरेशन आप F = ma से नहीं निकाल सकते, क्योंकि पल्स का कोई मास नहीं होता है। क्या सच में स्ट्रिंग का ये D पॉइंट उठ के C पे जा रहा है, नहीं, वो D वही है, C वही है, जस्ट एनर्जी इज ट्रैवलिंग अपवर्ड। सो अब क्या सोचेगा, अब आप यहां सोच सकते हैं, जस्ट फोकस हियर, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका पॉइंट है C, ये पॉइंट D है, और ये पल्स है या वेव है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है। इसके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है और ये पार्टिकल है भाई, है ना, और ये पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है g से, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है g/2 से। अब पूछा ये लोग कहाँ क्रॉस करेंगे, कितनी दूर क्रॉस करेंगे, तो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो चलो इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल चले जाए अपन, तो इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कहां पे दिखेगा आपको, C पे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, it will be acceleration of wave minus acceleration of particle, तो g/2 upward minus g downward, तो उस हिसाब से मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो ये जो एक्सेलरेशन आ गया वेव का पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वो 3g/2 आ गया। अब भाई वेव को ट्रेवल कितना करना पड़ेगा पार्टिकल्स तक पहुंचने के लिए, पार्टिकल तो रुक गया ना इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल, तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल विल बी L अपवर्ड। तो मान लेते हैं कि कुछ t seconds it is taking to reach to the particle. So how will you get this t? Acceleration constant as you can use s is equals to ut plus half a t square. So s is L. Now what is u? U is definitely u of wave with respect to particle will be u of wave minus u of particle. Now what is u of wave? You are talking about when it is at this end. तो इस end पे तो टेंशन 0 है, तो velocity of wave 0 है, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 ही है इनिशियली, तो इसका मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। सो यू हैव L इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 3g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपके पास 4L/3g का स्क्वायर रूट। तो दिस मच टाइम वेव विल टेक टू रीच द पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल। अब उसने पूछा है कि इन ग्राउंड फ्रेम वेयर दे विल मीट। यस, so I'm removing this part. So in ground frame it is now easy, time तो frame पे डिपेंड नहीं करता, टाइम कितना मिला आपको, रूट ऑफ 4L/3g। So in ground frame
आप किसी का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। से डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, u ऑफ वेव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a of wave into t square. This will work because a of wave is constant, not depending on x or t. So it is 0 plus half acceleration of wave is g by 2 into the time taken is square कर दिया तो 4l by 3g, g से g cancel, तो ये आ रहा है मेरे पास बच्चों l by 3। तो वेव जो है वो नीचे से कितना ट्रेवल कर पाई होगी, l by 3। और अगर पार्टिकल की बात करोगे तो 2l by 3 आना चाहिए फिर इसे, तो ut तो इसके लिए भी 0 है, हाफ g t की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं 4l by 3g, यस एज वी वर थिंकिंग। तो ये कितना आ रहा है 2l by 3, यानी पार्टिकल 2l by 3 नीचे मूव कर चुका होगा और वेव l by 3 ऊपर मूव कर चुकी होगी और वहां पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। ऑलराइट, so moving forward, your next doubt is question 38, so let's talk about it. So in question number 38, it is saying a sonometer wire having length 38। सोनोमीटर मैंने बिल्कुल एंड आखिरी में बताया है, तो जब भी सोनोमीटर आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, इट इज जस्ट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। बिठा लो दिमाग में, सोनोमीटर मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, क्योंकि सोनोमीटर में एक एंड तो एनीवे फिक्स होता है, दूसरा एंड पुली से जा रहा होता है या फिर स्टॉपर रखते हैं अपन, तो एक बिहेव्स एज ए फिक्स्ड एंड ओनली। सो अच्छा, सोनोमीटर वायर की लंबाई कितनी दे दी आपको, लंबाई दे दी इसने 1.5 मीटर। Between the bridges vibrate in the second harmonic, so string fixed at both ends, second harmonic vibration of strings। कैसा दिखेगा सेकेंड हार्मोनिक, दो लूप वाला। ठीक है, ये नोड है, नोड एंटी नोड नोड, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेकेंड हार्मोनिक की, ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपको याद दिला दूं हार्मोनिक क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है v बाय 12। तो यहाँ पे आपको दिया गया क्या है भाई, इसमें आपको लेंथ दी है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड पूछ रहा है, तो हो गया फिर। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 256, 2 कैंसिल, सो v विल बी व्हाट 256 into l, and this v is speed of the wave। 39 also somebody has asked. These are very basic question on vibration of strings, okay? It is saying a length of wire is this। तो देखो यहाँ पे जो पुलीज है वो भी फिक्स एंड के जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो आपको जब भी पुली वगैरह मिले तो वो फिक्स्ड एंड जैसे बिहेव करती है। तो यहाँ पे उसने कुछ वेट हैंग कराया है और वो वेट से आपके 9 kgs के, तो ये मदद करेंगे क्या फाइंड करने में, टेंशन। तो आपकी जो टेंशन है बच्चों वो आ गई 90 न्यूटन। ठीक है, अब ये एंड आपके नोड के जैसे बिहेव करेंगे, सो इट हैज बिकम स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और ये जो डिस्टेंस है इट विल बी द वाइब्रेटिंग लेंथ एल। आगे पढ़ लो, तो वाइब्रेटिंग लेंथ दी हुई है, मास दिया हुआ है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विथ विच द वायर वाइब्रेट इन 2 लूप्स हैविंग मिडिल पॉइंट एज रेस्ट। तो 2 लूप्स मतलब वापस से सेकेंड हार्मोनिक हो गया फिक्स्ड एंड के लिए, तो मिडिल पॉइंट एज नोड मूव नहीं करेगा वो, तो आप फटाफट लिख देंगे फ्रीक्वेंसी विल बी वापस से nv by 2l। याद है फॉर्मूला एफ नॉट का, एफ नॉट nv by 2l, जहां पे n कहां से कहां जा सकता है 1 2 3 4 लाइक दैट, इट इज 2v by 2l। सो हो गया फिर ये सॉल्व, आपका 2 2 कैंसिल, v क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2t by mu, सो रूट ऑफ t इज 90 एंड mu इज m by l। मास कितना दिया है स्ट्रिंग का 12 ग्राम, so it is 12 ग्राम इन 12 into 10 to the power -3, l यहाँ पे आ जाएगा, तो आप l को यहाँ स्क्वायर रूट में ले आइए, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, 90 डिवाइडेड बाई 12 into 10 to the power -3 into 1.5, तो इसका कैलकुलेशन कर लेना, आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपने पूछा है 40, so let's talk about 40. So in question number 40, what is given to me, 1 meter long stress string having mass of 40 gram is attached to a tuning fork. अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क बहुत बढ़िया चीज है। अभी लॉकडाउन में मैं अरेंज तो नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, अदरवाइज साउंड में मैं बताता आपको। बिल्कुल देसी वाली साइकिल है ना, बेसिक साइकिल, ठीक है, उसकी ब्रेक्स में ये यूज होता है। ऐसा यू टाइप का फ्रेम रहेगा और यहाँ पे ये ऐसा, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। आप इसे हिट करिए तो इसका जो फॉर्क है वो ऐसे वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो एंड प्रोड्यूसेस सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है साउंड एक्सपेरिमेंट्स में, ट्यूनिंग फॉर्क। एनीवे, सो खैर उसका यहाँ कुछ खास यूज नहीं है। सो ये 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसे भी आप अज्यूम करिए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। अब क्या क्या दिया है अपने को यहाँ पे, स्ट्रिंग का मास दिया है, मास कितना दिया है 40 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है, फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क ये दिया 128 हर्ट्ज, ठीक है। अब सोर्स है, ये सोर्स है, यानी फॉर्क के साथ ऐसी स्ट्रिंग जुड़ी होगी यहाँ पे, और ये फॉर्क वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसमें वाइब्रेशंस जा रहे होंगे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा नहीं सोचिए अभी ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में, साउंड के केस में मैं आपको समझाऊंगा इसे। अब आगे बोल रहा है व्हाट शुड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ इट इज टू वाइब्रेट इन 4 लूप्स। तो इसे 4 लूप में वाइब्रेट करना है भैया ना, तो 1 लूप, 2 लूप, छोटी पड़ गई, छोटे लूप बनाते हैं अपन। तो 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, ऐसे ही नीचे से भी हो सकता है। तो 4 लूप, यानी आपकी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहला तरीका बता रहा हूँ, स्मॉल एन नंबर ऑफ लूप को रिप्रेजेंट करता है, तो एन आ गया 4, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्टैंडिंग वेव बन रही है जब लूप की बात कर रहे हैं तो आप फटाफट लिख दीजिए एन वी बाय 2l, है ना। अब आपको पूछ रहा है, आई एम स्टिल इन द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ इट इज टू वाइब्रेट इन 4 लूप। सो टेंशन इज अननोन, टेंशन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, एक बार के लिए बाद में पुट करेंगे अपन, n इंटू 1/2l रूट ऑफ t बाई म्यू, म्यू को मैंने लिख दिया m बाई l, तो l से स्क्वायर रूट टाइम्स कैंसिल, सो आई हैव दिस f इज इक्वल टू n/2 रूट ऑफ t बाय ml। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो जैसे आप टेंशन मिल जाएगी आपको, तो टेंशन आ जाएगी 4 f स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और साथ में ये ml जाएगा ऊपर। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो कर लो फटाफट। 128 का स्क्वायर 128 हर्ट्ज, और उसके बाद आपके पास मास जो है वो है 40 ग्राम, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3, लेंथ इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय दिस n विच इज 4, इसका स्क्वायर हो रहा है। अब इसका वैल्यू निकालिए और ये आपका आंसर आ जाएगा इन न्यूटन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 40। अगला जो पूछा गया है मेरे से क्वेश्चन, इट इज 42। लेट्स टॉक अबाउट 42 नाउ। String fixed at both ends vibrate in resonant mode with a separation of। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड नहीं समझाया, चलो जल्दी समझा देता हूँ। 40 में दूसरा मेथड ये था कि आपको उसने 4 लूप बोले थे, ठीक है। 4 लूप बोले थे, मतलब ये यहाँ पे नोड होंगे, तो ये कितने हिस्सों में बढ़ गई, मैं 3 ही बनाया, एक और होगा ये, ठीक है।
तो स्ट्रिंग कितने हिस्सों में बढ़ गई भाई, 4 में, 1 2 3 4, और हर एक के बीच में दूरी कितनी, λ/2, तो फटाफट लिखेंगे 4 λ/2 इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा आ जाएगा 2/4 यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, और फिर यूज करिए v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ दिया है, लैम्डा दिया है, तो क्या मिल गया v, और फिर यूज करिए v इक्वल टू रूट ऑफ t/2, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगी, टेंशन। दिस इज अनदर वे, वहां एक ही फॉर्मूले से हो गया था, यहाँ 2-3 यूज करने पड़े हमें। ठीक है, सेकेंड अप्रोच। So I'm talking about 42. इसमें बोल रहा है string fixed at both ends resonates with separation of 2 centimeter between consecutive nodes. तो यहाँ पे जो दो नोड हैं उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यानी λ/2 की वैल्यू मुझे 2 सेंटीमीटर दी गई है, यानी लैम्डा की वैल्यू बच्चों 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता, for the next higher resonant frequency this separation reduced to 1.6 centimeters. So whatever is the mode I do not know कि ये मोड कौन सा है, तो मान लेते हैं ये nth मोड है, यानी स्मॉल n की वैल्यू n है। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज nv/2l, ऐसे ही जाती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली या बदली है, देखते हैं अपन इन्होंने क्या चेंज किया है। For the next higher resonant frequency, yes, they have changed the resonant frequency here. This separation is reduced to 1.6 meters. So, say frequency is changed to f dash. Here it will become n+1. It will be v/2l, something like this. Yes. So, अगली बार क्या हुआ, ये आपका जो separation है वो 1.6 रह गया, तो नया लैम्डा कैसे लिखेंगे आप, लैम्डा डैश will be 3.2 centimeters. Yes, this is the new lambda you have. All right. पूछ क्या रहा है हमसे, इसमें हमसे उसने पूछा हुआ है लेंथ बताइए भाई। ठीक है, एक काम करें, इसमें मुझे लैम्डा मिल गया, तो आई विल प्रोसीड विद द लैम्डा आइडिया। तो इस केस में जो आपका लेंथ होता है वो कितना होता है, n λ/2, जहां पे n आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि मोड ऑफ रेजोनेंस कौन सा है, फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सपोज लेंथ l है, अभी n में है λ/2, उसके बाद लेंथ तो वही रखी पर n बढ़ गया, नेक्स्ट हायर हो गया n+1, और लैम्डा भी बदल गया टू लैम्डा डैश। अब मेरे से l ही पूछ रहे हो। अच्छा, लैम्डा डैश की वैल्यूज आपके सामने दिख रही है, मैं क्या करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ सो दैट आई कैन फाइंड n, और जैसे मुझे n मिलेगा, मुझे लैम्डा पता है, मैं n निकाल सकता हूँ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए हटा दी, अननेसेसरी मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ता v इक्वल टू एफ लैम्डा का। ये फॉर्मूला भी याद होगा आपको, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, l इज इक्वल टू n λ/2, यहीं से आगे बढ़े थे हम। तो चलो इसको डिवाइड करो, डिवाइड बोथ, तो डिवाइड करेंगे तो इस साइड 1 बचेगा, इस साइड क्या बचेगा, n डिवाइडेड बाय n+1, और साथ में क्या बचेगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। सो यू विल हैव 1 is equal to n/n+1 into lambda by lambda dash. So lambda is 4, lambda dash is 3.2. So just it will have n+1 by n is equal to, this is 40. So you can cancel with 8. 5/4 cross multiply, so you get n as 4. You got n as 4. Now it's your choice कि आप यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं। सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं l को लिखने वाला हूँ 4 into λ/2. λ/2 is 2. So guys, I got this length as 8 centimeter. And दूसरा यहाँ से भी गया अगर मैं, तो आपकी l आती है, it will be n+1 which is 5 into lambda dash by 2 which is 1.6. So I again get 8 centimeters. So this is the way you can proceed in this question number 42. All right. Well, moving to question number 43. तो इसमें मुझे दिया हुआ है
A 660 Hz tuning fork sets a vibration in the string clamped at both ends, and we have wave speed for a transverse wave on this as 220 meter per second, and the string vibrates in 3 loops. तो मुझे दिया गया एक तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है, और वाइब्रेट कितने लूप में कर रही है? 3 लूप में, ठीक है. So it is vibrating in 3 loops. So like this, ठीक है. अब आपको फ्रीक्वेंसी दे दी इसने ट्यूनिंग फॉर्क की, तो वही फ्रीक्वेंसी होगी वेव की. सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वही वेव की. कितनी दे दी? 660 हर्ट्ज. और आपको स्मॉल एन की वैल्यू दे दी 3. आपके पास जो फॉर्मूला है वो आप यूज करने वाले हैं NV/2L, या फिर उसे अपन NF0 भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब वेव स्पीड भी दे दी उसने मुझे यहाँ पे V, which is 220 मीटर पर सेकेंड. Find length of the strings, the first task they have given to me. So अभी ये बिल्कुल इजी है. वहां से अगर अपन जाएं तो फ्रीक्वेंसी है 660, n की वैल्यू है 3, v की वैल्यू है 220/12. तो आप बड़ा आराम से क्या निकाल सकते हैं? L. तो ये 11 बार 110, ये कैंसिल, 11 से 6 बार, तो भाई L कितना आता है? 2 मीटर, ठीक है. जो आपका फर्स्ट पार्ट है. दूसरा बोल रहा है if the maximum amplitude of particle is 0.5 centimeter, then write a suitable equation describing the motion, and it's good thing to understand here. अब इसने मुझे यहाँ ओरिजिन वगैरह नहीं बताया बच्चों, ठीक है. तो डिफॉल्ट ओरिजिन अपन कहाँ मान लेते हैं? वन ऑफ द फिक्स्ड एंड पर, ठीक है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा आप समझिए इसे. अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो मैं ओरिजिन कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है. तो मैंने ओरिजिन यही माना है फिलहाल. तो ये मेरा नोड है, तो यही मेरे लिए ओरिजिन है x का, और यही मेरे लिए ओरिजिन है t का. और मैं वो इंस्टेंट अब t के लिए तो खैर t किसी भी टाइम पे मुझे हर पार्टिकल की कुछ न कुछ लोकेशन दिखाई देगी. लेट मी चेक अभी दिख रहा है कि नहीं. इट्स क्वाइट डार्क नाउ. यस, लेट मी ट्राई. समवॉट. चलिए हम फटाफट एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. तो अब मुझे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिख देने. इसने मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता दिया. तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मैंने 2-4 तरीके से आपको लेक्चर में समझाई थी. तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे? 0.5. ये एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव ही आ गया, तो 2a नहीं आएगा. इनटू, अब मेरे पास दो चॉइस है, मैं sin kx लिखूं या फिर cos kx लिखूं, है ना. तो cos kx इसलिए नहीं लिखूंगा बिकॉज एट x इक्वल टू 0 y विल बिकम y max a which will represent एंटी नोड, जबकि वहां तो नोड है, इसलिए ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने x इक्वल टू 0 वहां लिया हुआ है. तो फिर मैं क्या लिखूंगा? sin kx विल वर्क. जहां तक इसका टर्म है तो मैं इसे sin ओमेगा t भी लिख सकता हूं या फिर cos ओमेगा t भी लिख सकता हूं. अब वो डिपेंड करता है कि एट t इक्वल टू 0 स्ट्रिंग कैसी है. तो अगर एट t इक्वल टू 0 स्ट्रिंग फ्लैट है, यानी सारे पार्टिकल्स का y 0 है, तो मैं t sin ओमेगा t यूज करूंगा. अगर एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल जस्ट नियर टू दिस नोड इज एट इट्स एंटी नोड मैक्सिमा पे है, तो मैं यहाँ पे cos ओमेगा t यूज करूंगा. और इनके बीच में कहीं पे है तो मुझे कोई भी sin ओमेगा t प्लस डेल्टा यूज करना पड़ेगा, जिसके डेल्टा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो फिलहाल यू कैन गो विद दिस एज वेल एज दिस, बोथ विल बी डिटेक्ट करेक्ट. और जहां तक k निकालने का सवाल है तो k क्या होता है? 2π/λ. यस, और लैम्डा कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है L is equal to n λ/2, so lambda will be 2L/n. From this information L you have got, which is 2 into 2 divided by n is 3, so lambda हो जाएगा 4/3, तो k हो जाएगा 2π/4/3, so you'll have this as 3π/2. okay, 3π/2 will be your k. और जहां तक ओमेगा का सवाल है, ओमेगा बहुत ही इजी होता है, 2πf. ठीक है, f आपको पता है 660 हर्ट्ज, तो आप इसमें बिंदास 2π into 660 कर दीजिए, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी. आपका ओमेगा, ये आपका k है, और यहाँ पर पुट करके फटाफट आप क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन. ऑलराइट, तो चलिए तो आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देता हूँ. यहाँ पे काफी अंधेरा हो रहा है बोर्ड पे अभी. सो दैट्स इट.
थैंक यू।